मैं अखिल पाठक आपका सहस्त्र अकादमी में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है कि एडीओ का एग्जाम प्रस्तावित है। अब उस एडीओ की क्लासेस के हिसाब से हमारी संस्था के द्वारा एक ऑनलाइन फ्री यूट्यूब क्लासेस का आयोजन किया है, जिसमें आपको आज की क्लास में ग्रामीण विकास से संबंधित जो भी चैप्टर उसके अंतर्गत आएंगे उसको हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपका कौन कौन सा इसमें सब्जेक्ट क्या क्या आने की संभावना है, वो हम उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, एडीओ के अंतर्गत टोटल 5 इकाई या टॉपिक बोल सकते हो आपके आने वाले, टोटल 5 इकाई। सबसे पहले आपका आएगा हिंदी, ठीक। इसके टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। दूसरा आएगा आपका छत्तीसगढ़ पंचायती राज, छत्तीसगढ़ पंचायती राज से आपका 30 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आएगा आपका सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 2 चीजें पढ़ना है, एक छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, दूसरा आपको पढ़ना है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। आसान है। जो बच्चे आपका सीजीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे होंगे या व्यापम की तैयारी, उनका अधिकतर हिंदी, छत्तीसगढ़ पंचायती राज और सामान्य अध्ययन जैसे सब्जेक्ट हो चुके रहते हैं, उनको केवल रिवाइज करने की आवश्यकता रहती है। जो एक्स्ट्रा जो आपका एडीओ के पर्पस में सब्जेक्ट को या टॉपिक को जोड़ा गया है, एक है आपकी ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास से संबंधित सभी योजनाओं को आपके बारे में उसके बारे में चर्चा करना है। दूसरा है आजीविका संबंधित, दूसरा है आजीविका संबंधित सभी योजनाओं के बारे में पढ़ना है। इससे भी आपका 30 क्वेश्चन आएंगे, इससे भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन फाइनल आया नहीं है, ऐसा माना जा रहा है कि पिछले 2012 में इसका एग्जाम हुआ था और 2017 में एग्जाम हुआ था, इसलिए अगला एग्जाम अभी 2022 में होने की संभावना है। 2012 और 17 में आपका 150 क्वेश्चन पूछे गए थे और सभी क्वेश्चनों का अंकों की संख्या केवल एक थी, तो 150 उसमें मैक्सिमम नंबर। जिसमें आपके जो टॉपर्स थे उन्होंने 101 दशमलव समथिंग, तो हम लोग राउंड फिगर मानते हैं 102 अंक प्राप्त करके उन्होंने टॉप किया था। मतलब 150 क्वेश्चन में 102। हो सकता है कि इस समय नोटिफिकेशन में वो एक नंबर ना होकर 2 नंबर हो जाए, उससे ज्यादा हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। टॉपिक यही सब रहने की संभावना है, जिसमें ज्यादा फोकस आपको ग्रामीण विकास और आपके आजीविका संबंधी योजनाओं के ऊपर देना, ठीक। अब 102 क्वेश्चन मतलब मान के चलिए आपको 110 से 115 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आपने हिंदी अच्छे से पढ़ा होगा तो 30 क्वेश्चन में से आपका 25 क्वेश्चन कहीं नहीं गया, 25 से 28 क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ पंचायती राज, जिसकी छत्तीसगढ़ की एक ऑथेंटिक बुक्स आती है, उसके माध्यम से आप आराम से पढ़ सकते हैं। और हमारे संस्था के द्वारा जो हमारे टीचर है उनके द्वारा भी एक क्लासेस आपके लिए दिया जाएगा। सामान्य अध्ययन पूरा छत्तीसगढ़ और संविधान। उसके बाद मैं अखिल पाठक आपको ग्रामीण विकास एवं आजीविका संबंधी कुछ तथ्यों के बारे में बताऊंगा। तो आज की क्लास हम जो चालू करने वाले हैं वो पहली क्लास है, और उस क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा ग्रामीण विकास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रामीण विकास से। तो देखिए, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में पूछा गया है, पहला टॉपिक है ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में पूछा गया है। भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले, भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास हेतु सबसे पहले जो योजना लाई गई थी उसका नाम था IRDP योजना। भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले जो योजना लाई गई थी ग्रामीणों के विकास हेतु, वो लाई गई थी IRDP। अब आप कहेंगे सर IRDP हमारे सिलेबस में नहीं है। चलिए मानते हैं आपके सिलेबस में IRDP नहीं है, लेकिन IRDP का ही परिवर्तन स्वरूप है SGSY। IRDP का ही परिवर्तन स्वरूप है आपका SGSY, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, जो आपके सिलेबस में।
उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना को थोड़ा सा एडवांस या परिवर्तन करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत हुई है। अब आपके सिलेबस में एसजीएसवाई और एनआरएलएम है, एसजीएसवाई और एनआरएलएम है। तो आखिर ये दोनों योजनाएं आई कहां से? ये दोनों योजनाओं का उत्पादन या उसकी हिस्ट्री थी आईआरडीपी। आईआरडीपी का हिंदी में नाम है आपका समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम। ठीक, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था 1978 से। पर आईआरडीपी लाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? ये ऐसा मत सोचिए कि आपको केवल एडीओ की तैयारी कर रहे हैं। हम सीजीपीएससी मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, जो कि पेपर 7 के भाग 1 में छत्तीसगढ़ से संबंधित योजनाओं के बारे में हम पढ़ते। तो इसके माध्यम से आपका पेपर 7 मेंस का पेपर 7 का पार्ट 1 का एक टॉपिक है छत्तीसगढ़ से संबंधित योजनाएं, वो भी आपका इसी के अंतर्गत आपका क्या हो जाएगा, क्लियर होगा। अब ये समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम या इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाने का उद्देश्य क्या था या उसके पीछे का कारण क्या था? तो उसके पीछे के कारण है 3। उसके पीछे के कारण कितने हैं? 3। सबसे पहला कारण यह है कि भारत स्वतंत्रता के पश्चात, भारत जब आजाद हुआ था 1947 में, तो स्वतंत्रता के पश्चात वो खाद्यान्न संकट से क्या कर रहा था, जूझ रहा था। क्योंकि हम आजाद हुए थे और वो खाद्यान्न संकट से क्या कर रहा था, आपका जूझ रहा था। खाद्यान्न संकट, खाद्यान्न ऐसी फसलों को कहा जाता है जो कि ज्यादातर हमारा उपयोग में आता है, जैसे चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दाल। इन सभी खाद्यान्न फसलों के संकट से क्या कर रहा था, आपका जूझ रहा था। कौन? हमारा भारत। दूसरा कारण यह था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को लाया गया था, ये आपको बता दिया हूं। तीसरा कारण था आपका हरित क्रांति। हरित क्रांति का लाने का मेन उद्देश्य यह था कि हरित क्रांति की असफलता ने, हरित क्रांति के दौरान हमारे यहां 1960 हरित क्रांति का आना, ठीक है, एक्चुअली में हुआ यह था कि 1960 के दशक में, 1960 के दशक में आपके 3 कारण हुए थे। 1962 का इंडिया चाइना का युद्ध, 1965 का इंडिया पाकिस्तान का युद्ध और 1965-66 का आपकी अकाल के कारण। उसके बाद 1966 में आपका क्या आया था, हरित क्रांति। तो सर हरित क्रांति के कारण ही क्यों हुआ था? क्योंकि देखो हरित क्रांति में मुख्यतः ऐसी फसलों को ध्यान दिया गया जो कि केवल खाद्यान्न फसल हो, केवल और केवल खाद्यान्न फसलों पर हमने ध्यान दिया था। वाणिज्यिक या व्यापारिक फसलों पर हमने ध्यान नहीं दिया था, केवल खाद्यान्न, चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दाल को। इसलिए हरित क्रांति क्या हो गई थी, आपकी असफल हो गई थी। दूसरा कारण था आपका क्षेत्र विशिष्ट होना। हरित क्रांति की असफलता का क्षेत्र विशिष्ट होना, केवल गंगा नदी और यमुना नदी के दोआब क्षेत्रों पर ही हरित क्रांति के फसलों का उत्पादन किया जा रहा था और उसके कारण अन्य राज्य के अंतर्गत आपके हरित क्रांति सफल नहीं हो पाई। बेसिकली हरित क्रांति 3 चरणों में लाई गई थी। 1966 से 1985 प्रथम चरण था, जिसमें गंगा नदी और यमुना नदी के दोआब क्षेत्रों में आपका कृषि की जाती थी, जो कि काफी सफल रही, सरकार के द्वारा क्रियान्वित की गई थी। उसके बाद 1985 से लेकर 2006 तक, 1985 से 2006 तक राज्यों के मध्य यह भावना आ गई थी कि केवल केंद्रीय सरकार ऐसे राज्यों या अपने आसपास के क्षेत्रों को ही आपका प्रभावित कर रही है या उन्हीं को ज्यादा फायदा करवा रही है। इसलिए अन्य राज्य क्या कर रहे थे 1985 से 2006 के मध्य कि अपने हरित क्रांति की शुरुआत कर दी स्वयं, लेकिन वहां पर सिंचाई की सुविधा उतनी उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण दूसरा चरण आपका असफल हो गया था। याद रखिएगा दूसरे चरण में ही हरित क्रांति छत्तीसगढ़ में भी लागू हुई थी और तीसरा चरण आया था 2006 से वर्तमान तक, जिसमें अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा सदा हरित क्रांति के नाम से उसे चालू किया गया था 1 जनवरी 2006 को। तो सदा हरित क्रांति के माध्यम से 2 गुना उत्पादन करना यह अलग मैटर है, लेकिन अभी वर्तमान में जो चल रहा था वो तीसरा चरण चल रहा था। तो पहला तो ये खाद्यान्न फसल, केवल खाद्यान्न फसलों पर ध्यान देना।
दूसरा ये क्षेत्र विशिष्ट होना, और तीसरा ये है कि एनपीके का असंतुलन। एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम बेसिकली 4:2:1 में होना चाहिए रहता है, लेकिन इसका असंतुलन हो गया था 4.6:2:1, 0.6 से वो क्या हो गया था, असंतुलन हो गया था, जिसके कारण एनपीके का संतुलन होने के कारण हरित क्रांति असफल हो गई थी। एक और मुख्य कारण है आपकी आय की असमानता। आय की असमानता। जो हरित क्रांति थे वो वृहद एवं मध्यम कृषक के ऊपर ज्यादा फोकस थे, लघु एवं सीमांत कृषकों के ऊपर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया था। तो वृहद एवं मध्यम कृषक जो अमीर थे वो और अमीर होते गए, परंतु लघु एवं सीमांत कृषकों पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं रखा गया था, इसलिए वो और गरीब होते गए। ये 4 कारणों की वजह से आपका हरित क्रांति क्या हो गई थी दोस्तों, असफल हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रयास किए गए हमारे द्वारा, भारत सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किए गए। तो भारत सरकार के द्वारा 3 प्रयास किए गए। पहला प्रयास यह किया गया कि न्यूनतम आवश्यकताओं पर राष्ट्रीय कार्यक्रम किया जाए। न्यूनतम आवश्यकताओं पर राष्ट्रीय कार्यक्रम। न्यूनतम आवश्यकताएं किसी भी गरीब परिवार की या किसी भी कृषक की न्यूनतम आवश्यकताएं होती है रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा और मकान के माध्यम से उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करना, सुविधाएं उपलब्ध कराना, यह था उनकी राष्ट्रीय कार्यक्रम को चालू करने के पीछे का उद्देश्य, प्रयास करने का उद्देश्य। दूसरा था क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाना। क्षेत्रीय असंतुलन को क्या करना, कम करना, जो कि हरित क्रांति के अंतर्गत केवल यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल ऐसे क्षेत्र ज्यादा विकसित हो रहे थे, लेकिन अन्य राज्य थोड़ा पिछड़ जा रहे थे। इसलिए क्षेत्रीय असंतुलन को क्या करना है, मिटाना है। साथ ही साथ जो पिछड़े हुए राज्य हैं, पिछड़े राज्य को समानता में लाना। पिछड़े राज्यों को क्या लाना, समानता में। जो पिछड़ चुके राज्य, गरीब या बीपीएल परिवार के अंतर्गत शामिल होते जा रहे थे, उनको वापस आपका कहा जा सके तो वापस स्थिति में लाना, अच्छी स्थिति में लाना। और तीसरा कारण यह था कि विशेष लक्ष्य समूहों के लिए गरीबी उन्मूलन कार्य करना। गरीबी उन्मूलन मतलब उनकी गरीबी को हटाना। तो विशेष लक्ष्य समूह के अंतर्गत किसको रखा गया था, लघु एवं सीमांत कृषक को रखा गया था। बेसिकली लघु एवं सीमांत कृषकों को विशेष लक्ष्य समूह के अंतर्गत रखा था। तो लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए 1973 में 1973 में लघु विकास कार्यक्रम 1973 में लघु विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ये याद रखिएगा, 1973 में लघु विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसमें आपको एक परिभाषा प्रस्तुत की गई थी। जिसमें आपको एक परिभाषा मतलब कृषकों की परिभाषा प्रस्तुत की गई थी। बेसिकली कृषकों की परिभाषा। अब कैसे कैसे कौन कौन से कृषक, एक तो होते हैं आपके सीमांत कृषक, एक होते हैं आपके लघु कृषक, एक होते हैं आपके मध्यम कृषक और एक होते हैं आपके वृहद कृषक। तो सीमांत कृषक उन्हें कहा जाएगा जिनके पास 0 से 1 हेक्टेयर तक की भूमि हो। लघु कृषक उन्हें कहा जाएगा जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक की भूमि हो। मध्यम कृषक उन्हें कहा जाएगा जिनके पास 2 से 10 हेक्टेयर तक की भूमि हो। और 10 हेक्टेयर से ज्यादा जिनके पास भूमि हो उन्हें आपका वृहद कृषक के अंतर्गत कहा जाएगा।
और साथ ही साथ एक और परिभाषा दी गई थी, कृषि मजदूर। दो परिभाषा, एक तो कृषकों की परिभाषा कि सीमांत, लघु, मध्यम बृहद कृषक, दूसरी परिभाषा कृषि मजदूर, ऐसे कृषक, ध्यान रखना, ऐसे कृषक जो अपनी कुल आय का 50%, ऐसे कृषक जो अपनी कुल आय का 50% कृषि मजदूरी करके प्राप्त करते हैं, कृषि मजदूरी करके प्राप्त करते हो, उन्हें कृषक या कृषि मजदूर का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि एक गांव है, गांव के अंतर्गत बहुत सारे कृषक परिवार रहते हैं, तो जरूरी नहीं कि प्रत्येक कृषक परिवार के पास उनकी स्वयं की भूमि हो। तो कुछ कृषक जो रहते हैं अन्य किसी कृषक परिवार के जिनके पास भूमि है, वहां पर जाकर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो उन्हें जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और उनकी कुल आय का यदि वे 50% कृषि मजदूरी के माध्यम से यदि कमाते हैं, तो ऐसे कृषक को कृषि मजदूर की संज्ञा दी जाती है। तो ऐसे कृषक को कृषि मजदूरी की संज्ञा दी जाती है। अब बेसिकली लघु विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या क्या था, तो देखेंगे इसका उद्देश्य। ठीक, तो पहला उद्देश्य यह था कि किसानों को ऋण उपलब्ध कराना। पहला उद्देश्य क्या था कि किसानों को ऋण उपलब्ध कराना, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराना और फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देना। सबसे पहला क्या उद्देश्य था कि किसानों को ऋण उपलब्ध कराना, दूसरा सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराना और तीसरा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रोवाइड करना। यह प्रत्येक किसान के पीछे उनका उद्देश्य था, क्योंकि लघु और सीमांत कृषकों को हमें सामान्य स्तर पर लाने का कार्य करना था। यह पहला उद्देश्य था। ठीक, इसको याद रखना। और साथ ही साथ एक और उद्देश्य था कि कृषि विपणन का कार्य करना। कृषि विपणन मतलब होता है मार्केटिंग करना। तो सरकार के द्वारा कृषि विपणन, कृषि से संबंधित जो उत्पाद उत्पन्न हुए रहेंगे उनका मार्केटिंग करना, यह उनका 4 उद्देश्य। तो टोटल कृषि के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना, एमएसपी दिलवाना और कृषि विपणन मतलब सरकार के माध्यम से मार्केटिंग कराना, ये रखना। आखिर ये योजना में कमी क्या थी जिसके कारण ये बंद हो गई? योजना में कमी यह थी कि केवल और केवल सरकार का यह मानना था कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, सरकार का यह मानना था जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो केवल और केवल कृषि के बलबूते पर चल रहा है। पर क्या एक गांव में केवल कृषि बस होती है? छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, हस्तकरघा उद्योग होते हैं, वनोपज उद्योग होते हैं, ये छोटे छोटे उद्योग भी तो होते हैं। तो कृषि की केवल ऐसे क्षेत्रों पर इनका फोकस था, ऐसे कृषकों के ऊपर फोकस था जिनके पास केवल और केवल क्या हो, भूमि हो। तो इस वजह से यह लघु किसान परियोजना क्या हो गई थी, असफल हो गई थी। क्योंकि यहां पर केवल केवल भारत सरकार के द्वारा किसके ऊपर फोकस किया गया था दोस्तों, भूमि के ऊपर, ऐसे किसान के ऊपर फोकस किया गया था जो जिनके पास भूमि हो। अब एक परिभाषा और थी आपकी, कृषक मजदूर या कृषि मजदूर। तो ऐसे भी तो मजदूर थे जिनके पास भूमि नहीं थी, वो कहीं और या किसी और कृषक के पास जाकर कार्य कर रहे थे, तो कृषक मजदूर के लिए और कार्य। उसके बाद आपके लघु वनोपज या कुटीर उद्योग, इन सब के ऊपर भी ध्यान दे रहा था। तो इन सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए आपका वर्ष 1978 में समेकित, या डायरेक्ट लिख सकता हूं उसको, IRDP की शुरुआत की गई। IRDP की शुरुआत की गई। तो बेसिकली IRDP की शुरुआत करने का उद्देश्य यही था
कि इससे पहले जो लघु विकास कार्यक्रम हो रहा था, लघु या सीमांत विकास कार्यक्रम जो हो रहा था, उसमें केवल भूमि के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था, अन्यत्र क्षेत्रों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो बाकी क्षेत्रों को भी ध्यान में रखते हुए सभी को एक साथ लाना, जिसमें कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, वनोपज, आपका जो कृषि मजदूर है, उनको सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए एक योजना की आवश्यकता थी। उस योजना का नाम था आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, या समेकित की जगह आप एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी बोल सकते हो। तो ये बेसिकली था आपका, और ये ग्रामीण क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई थी। ये याद रखना, मील का पत्थर साबित हुई थी। क्यों मील का पत्थर साबित हुई थी? क्योंकि यही भारत सरकार की पहली योजना थी जो ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने के लिए क्रियान्वित की गई।